तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा साइंस। ठीक है, डाटा साइंस का हम लेक्चर्स ये वीडियो सीरीज़ हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यार हम वीडियो सीरीज़ बनते जाएंगे, हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे के बनते जाएंगे। ठीक है, तो यार इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको पूरी फुल वीडियो देखनी है, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा डाटा साइंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च करिए डाटा साइंस विद लेट्स लर्न विद अस के साथ। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, जो कि यार आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा साइंस क्या है यार? डाटा साइंस, ठीक है, और एग्ज़ाम में यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार इसके ज़्यादा टॉपिक मिलते नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, यूट्यूब में आप जाओगे तो आपको मिलेंगे नहीं, ऑनलाइन मिलेंगे तो यार लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हमें उतनी टफ लैंग्वेज लिखनी नहीं है, अपने को बस समझना है और वहाँ पर लिख के आना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाटा साइंस होता है क्या? डाटा साइंस फोकस ऑन कलेक्शन। तो डाटा साइंस किस पर फोकस करता है? कलेक्शन में फोकस करता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करने का काम आता है, जोड़ने का काम आता है, प्लस प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोड्यूस कर सके डिसीजन मेकिंग में, उसका इस्तेमाल कर सके, उसको प्रोसेस करके इसका इस्तेमाल कर सके डिसीजन मेकिंग में जो उसे करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करता है। दूसरी बात यार, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यार स्पीड को आप स्लो कर सकते हो, आपके पास फीचर्स दिया गया है। कमेंट में ये मत लिखो कि यार बहुत तेज़ बोल रहे हो, बहुत तेज़ बोल रहे हो। ठीक है, तो यार होता क्या, डाटा साइंस देखते हैं। दिस नॉलेज कैन बी फॉर्म ऑफ सिमिलर पैटर्न। यार ये सिमिलर पैटर्न की नॉलेज से बनी होती है। और प्रिडिक्टिव प्लानिंग। प्रिडिक्टिव प्लानिंग मतलब बेस्ड, अगर आपने पढ़ी नहीं पढ़ी है तो यार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आती है, डाटा साइंस में आती है, एआई मशीन लर्निंग में भी वो पूछते हैं। ठीक है, तो यार प्रिडिक्टिव प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पेज को दोबारा से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे क्या होता है। तो इसमें प्रिडिक्टिव प्लानिंग होती है। प्रिडिक्टिव मतलब पता लगाना कि फ्यूचर में होगा क्या, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो डाटा साइंस के फीचर्स हैं। और फोरकास्टिंग मॉडल्स। फोरकास्टिंग मॉडल तो इसमें लगता ही लगता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फोरकास्ट इसमें लगेगा ही लगेगा। एडवांटेज क्या है? तो हेल्प करता है बिजनेस डिसीजन में। एग्जांपल के लिए किसी भी हेल्थ जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, होम दे कोलैबोरेट से वो कोलैबोरेट करते हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इट आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज अमॉन्ग वेरियस डाटा पैटर्न। जो अलग डाटा पैटर्न उसमें सिमिलरिटीज फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि फ्रॉड जो डिटेक्शन है उसमें इस्तेमाल होता है। टारगेट जो मार्केटिंग होती है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको जो ऐड दिखते हैं, ठीक है, आप किस शहर के आप अगर रहते हो, आप दिल्ली में या फिर हल्द्वानी में या फिर उत्तराखंड में कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको उसी प्लेस के, उस पर्सपेक्टिव प्लेस के या उस एरिया के आपको ऐड दिखेंगे। तो कैसे होता है? वो सब होता है आपका डाटा साइंस की मदद से। ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए कोई जो पेज है, आपको कोई पेज दिख रहा है, ठीक है, उसकी जो रैंकिंग सबसे ऊपर आ रही है, तो कैसे आ रही है? वो सब डाटा साइंस की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो टाइप्स देख लेते हैं इसमें क्या है फटाफट से। ठीक है, हम वीडियो को छोटा बना रहे हैं क्योंकि, ठीक है, ताकि बोरिंग ना लगे, आप चीज़ें फिर सीरीज बाय सीरीज सीख सकें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाटा क्या है? पहला आता है आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा। इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्कीमा। स्कीमा के साथ ये एसोसिएट होता है। ईच स्कीमा एलिमेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक डाटा टाइप। कोई स्पेसिफिक जो डाटा टाइप होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि कस्टमर की आईडी हो गई, उसको हम कस्टमर आईडी करके, और अकाउंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड है। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से कस्टमर बना रखा है, उसकी आईडी बना रखी है, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, फिर अकाउंट के अंदर उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट टाइप। तो हमने स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से, बिल्कुल तरीके के हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर रखा है। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या होता है? ये हाइब्रिड है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का। ठीक है, हाइब्रिड मतलब इसमें जेसन JSON, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, और XML का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम तभी हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? नॉट फॉलो एन स्कीमा। ये कोई स्कीमा को फॉलो नहीं करता है। स्कीमा मतलब कोई जनरलाइज अप्रोच फॉलो नहीं करता है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट रिजल्ट इनटू जनरेशन ऑफ डाटा बाइट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, तो यार जब इंटरनेट ग्रोथ हुआ, ठीक है, तो टेराबाइट नहीं हुआ, जेटाबाइट हो गया। मतलब सबसे जो बड़ी यूनिट हो सकती है किसी भी यूनिट चीज़ की, उससे बड़ा डाटा आपका इंटरनेट में हो गया। ठीक है, तो यार अब उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, बहुत कुछ डाटा है, ठीक है, उसमें। अब उनको मैनेज करने के लिए आपके पास जो चीज़ें का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नहीं, उसको उनको हम कैटेगरी करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है? जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इमेज हो गई, मोबाइल डाटा हो गया, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आता है, जो भी प्रोसेस नहीं है, बस पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा आता है आपको डाटा स्ट्रीम। डाटा स्ट्रीम क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय सीक्वेंस ऑफ डाटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
कोई सीक्वेंस ऑफ डाटा होता है जो पीरियड ऑफ टाइम में होता है, जैसे कि इट कैन वो स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर अनस्ट्रक्चर हो सकता है। डाटा स्ट्रीम मतलब क्या? डाटा स्ट्रीम मतलब कोई डाटा को स्ट्रीम करना। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो डाटा क्या करो, वो डाटा स्ट्रीम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है इफिशिएंटली तरीके से, तो उसको डाटा स्ट्रीम कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं, तो इसी को हम डाटा स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमने बस यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि टाइप्स ऑफ डाटा क्या होते हैं। अगर एग्जाम में आता है डाटा साइंस और उसके टाइप्स लिखो तो हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यार कीप वॉचिंग वीडियो, आपको सेकंड पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे, ठीक है। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखी है डाटा साइंस की तो जाइए और देखिए। तो डाटा साइंस का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा टाइप, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल डाटा टाइप होता है क्या, तो वो देखेंगे। और इसमें इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है आपका कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है, दूसरा आता है आपका क्वान्टिटेटिव डाटा, ठीक है। तो वो देखेंगे। अब स्टैटिस्टिकल डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वही डाटा टाइप है या फिर दूसरा डाटा टाइप है, ठीक है। पहला आता है आपका कैटेगोरिकल डाटा टाइप। तो कैटेगोरिकल जो डाटा टाइप होता है, ठीक है, उसको हम क्वालिटेटिव डाटा टाइप भी कहते हैं और कैटेगोरिकल डाटा टाइप भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि चलो बताओ कि क्वालिटेटिव डाटा टाइप क्या होता है, तो वहाँ पर आप यही डेफिनेशन ये चीज़ें जो हमने बताएंगे यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे वो आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ डाटा, किस कैटेगरी का है डाटा, ठीक है। कैटेगरी बोले तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बोला ह्यूमन एंड इट्स स्किन, ठीक है, तो यार ह्यूमन अलग कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ह्यूमन किस कैटेगरी में आएगा, स्पीसीज की कैटेगरी में आ सकता है, या फिर कह सकते हैं अलग अलग जो उनकी कैटेगरी में आ सकता है, जो फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन, एनिमल, इस तरीके से वो अलग कैटेगरी में उसको डिफाइन कर सकते हैं। और जब हम बोलें कि उस एंड इट्स स्किन कलर, ठीक है, तो स्किन अलग कैटेगरी में आ जाएगा और उसके जो कलर्स हैं वो अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, इसके जो स्किन कलर्स हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से, उसी को हम कहते हैं कैटेगोरिकल डाटा या फिर क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन, टास्क, वैल्यू ऑफ कैटेगरीज, बिजनेस, सैलरी, सेक्टर, ठीक है। हम एग्जाम्पल के से हमने बोला कि यार कोई पर्सन बिजनेस करता है, कोई सैलरीड पर्सन है, कोई लेबरर है, ठीक है, कोई वेजेस वाला है। तो इस तरह से हमने किसी को डाटा को हमने कैटेगराइज किया, ठीक है। तो उसका मतलब है कि यार हम कैटेगरी बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बिजनेस मतलब बिजनेस पर्सन है तो इसकी सैलरी इतनी होगी, तो इतने घंटे काम करता होगा। अगर ये सैलरीड वाला है तो सैलरीड वाले होते हैं वो इतना काम करते हैं, तो इस तरीके से वो इन्वेस्ट करता होगा। तो हम उसकी कैटेगरी बना के, ताकि क्या हो, ताकि जो एल्गोरिथम हम अप्लाई करें डाटा साइंस की मदद से उसमें बहुत ईजी रहे और डाटा को प्रोसेस करने में इजी रहे। दूसरा जो हमारा प्रेडिक्शन है, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अभी हमने पहले जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि हम डाटा साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें। डाटा साइंस इस्तेमाल किस लिए होती है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको सही से प्रेडिक्ट करने के लिए हम उसको सही से अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हम कैटेगोरिकल डाटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन कैटेगरी वाइज हम उसको बांट सकें। तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं। पहला आता है नॉमिनल, ठीक है, जैसे कि कैटेगरी आर नॉट रिलेटेड, कैटेगरी रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन अलग हो गया, उसकी स्किन कलर अलग हो गया। दूसरा आता है ऑर्डिनरी, ठीक है, कौन पहले आता है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या पहले आता है, फॉर एग्जाम्पल स्लोप पहले आता है, फास्ट पहले आता है, या फिर फास्ट पहले आता है, स्लो पहले आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रैबिट फास्ट है तो रैबिट पहले आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैटेगरी करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसको आप इस तरीके से समझिए कि हमें कोई पेज को अरेंज करना है। मतलब आज के जो अगर पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम एसईओ करते हैं, ठीक है। एसईओ में क्या करते हैं, हम पेज को अपवर्ड डाउनलोड करते हैं, अपने पेज में रैंकिंग करते हैं। तो यार रैंकिंग करते समय अब कैसे पता चलेगा कि एल्गोरिथम को कि भाई इसने सही तरीके से अरेंज कर रखा है, नहीं कर रखा है। तो वो देखेगा कि कौन से पहले आता है, क्या पहले आता है। मतलब आपके जो पुराने कस्टमर हैं या फिर जो कोई पुरानी वेबसाइट है उसको पहले लिखना है या बादल को पहले करना है। तो उस तरीके से सब कुछ जो चीज़ें चलेंगी, ठीक है, पीछे बैकएंड में वो सब इसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यार ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा आता है आपका, इसके अंदर जो कैटेगरी आती है दूसरी, वो आता है वो क्वांटिटेटिव क्या बोलता है, कहता है कि विच कैन वी मेज़र, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो आप क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, वो क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव बोलता है क्या जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं,
एग्जांपल के लिए न्यूमेरिक डाटा यूज टू डिफाइन डिफरेंट स्किल्स ऑफ डाटा। न्यूमेरिक डाटा का इस्तेमाल होता है ताकि हम डिफाइन कर सकें डिफरेंट स्किल्स ऑफ डाटा। तो जो बेसिक टाइप्स हैं इसके, पहला आता है आपका डिस्क्रीट, दूसरा आता है आपका कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या आता है, डिस्टिंक्ट नंबर, फॉर एग्जांपल के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आता है आपके डिस्क्रीट के अंदर। कंटिन्यूस के अंदर आते हैं इट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ एवरेज, जिसका हम एवरेज में निकालते हैं, सम में निकालते हैं, मीडियन में निकालते हैं, जो भी एग्रीगेट वैल्यू आती है उसको हम कंटिन्यूस के अंदर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी हाइट हो गई, तो यार ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिस तरीके से हम डाटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं डाटा साइंस के अंदर, ठीक है। अब आता है, देखते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ डाटा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ डाटा क्या होता है, तो यार क्या चीज़ है, तो यार कुछ स्केल हम इस्तेमाल करते हैं। अब यार डाटा साइंस है, ठीक है, अब रैंडम तो आप ऐसा कहोगे नहीं कि चलो यार इसको नाप लेते हैं इस तरीके से हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको तो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ना हमने क्या किया, हमने कहा है कि यार इसको यार थोड़ा हम, ताकि हमें थोड़ा लगे कि स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, तो हमने बोला कि इसको ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। तो हम नाम दे देते, इसको हमने बोला IDV, ठीक है। IDV क्या है, ये बोलता है कि आइडेंटिफाई ऑफ वैल्यू, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। चीज़ वही है कि यूनिक चीज़ हमें बतानी है, यूनिक चीज़ें बताएगा, बस उसका थोड़ा हम नाम दे दिया। हमने कहा कि IDV है, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स सॉरी घबरा जाते हैं यार, मतलब थोड़ा उनको चीज़ होती है यार क्या चीज़ है, मतलब तो कुछ नहीं है, वही है सिंपल सा टर्म की यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना, वही बस उसको हमने एक अलग टर्म में लिख दिया, ठीक है। M मतलब मैग्नीट्यूड, कंपेयर करते हैं वैल्यू को, फॉर एग्जांपल के लिए 79 को 78 से, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी। इक्वलिटी इंटरवल, ठीक है। EI वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन जैसे कि 25 और 30 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 5 इंटरवल का डिफरेंस है, तो वही यहाँ पर भी है। मिनिमम या जीरो वैल्यू MZV क्या है, ये बोलता है इसमें केल्विन स्केल आता है, टेम्परेचर जिस चीज़ की एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है, और वहीं पर जो इंटेलिजेंट कोफिशिएंट होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कहता है कि यहाँ तो मिनिमम हो या जीरो वैल्यू हो, तो MZV का इस्तेमाल हम करते हैं अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करने के लिए डाटा साइंस के अंदर चीज़ों का इस्तेमाल करने के समय, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार पता आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कुछ दिक्कत आई हो तो कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। और यार प्लेलिस्ट में जाइए यार, वहाँ पर चेकआउट कीजिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, हमने बना रखी है डाटा साइंस के ऊपर, और हमने MCA न्यू की, तो यहाँ पर बतेरी वीडियो पड़ी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, पर्टिकुलर टाइप की, आपको जिस तरीके से आपको प्लेलिस्ट चाहिए आपको वहाँ पर सब मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 पे। धन्यवाद। तो हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे, ठीक है। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं यार अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डाटा साइंस का, जिसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ सैंपल ऑफ डाटा टू प्रोसेस अवर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग होता है क्या है, ठीक है। इसमें सैम्पलिंग में क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सैंपल ऑफ डाटा, ताकि हम अपनी डाटा चीज़ों को प्रोसेस कर सकें। अब देखो यार प्रोसेस कैसे होता है, तो यार सैम्पलिंग मतलब होता है कि सैंपल लेना, जैसे हम खून का सैंपल लेते हैं ना किसी से, तो क्या करता है उसमें से ब्लड ग्रुप निकालता है कि A या B होगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल कि अभी जब कोरोना का सैंपल ले रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि यार सैंपल ले रहे थे वो, और देख रहे थे कि कितने कंट्री की किस जगह कितना कोरोना फैला है, किस हिसाब से फैला है, उस हिसाब से फिर वो वहाँ पर प्रेडिक्ट में मेजर दे रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ से निकाल लेते कि इतने एरिया में फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं इतने केस हैं, क्योंकि देखो जो RT-PCR कर रहे थे पहले वो रैंडमली कर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल के लिए जो आ गया उसके हिसाब से निकालेंगे, अच्छा पर डे के हिसाब से इतने आ रहे हैं, तो अच्छा तो हो सकता है कि इतने 90% लोग यहाँ पे इफेक्टेड हों, ठीक है। तो इस तरीके से सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग मतलब होता है एक कंट्री की पॉपुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा ले लेना, उस पर सैंपल परफॉर्म करना। सैम्पलिंग मतलब उस पर उससे क्वेश्चन पूछना, या उससे कुछ भी, फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्शन की जब या फिर जब पोल निकालती है न्यूज़ वाले फोरम्स, ठीक है, तो क्या करते हैं कि कुछ फॉर एग्जांपल के उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो इलेक्शन होंगे उससे पहले क्या करेंगे, उत्तराखंड के कुछ शहरों में जाएंगे, और जो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे, कुछ पर्टिकुलर तबके के लोग होंगे, या बिजनेसमैन होंगे, या फिर कोई सैलरीड पर्सन होंगे, एक पर्सन वो चूज़ कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, आप किसको वोट दोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा बिजनेस वाले यहाँ पर BJP के सपोर्ट में, अच्छा सैलरी वाले यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्ट में, तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, उसको निकालने के लिए सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है। तो यार अब इसमें जो कुछ टर्म्स है जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं यार टर्म्स क्या है। पहला इस्तेमाल होती है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कंप्यूटेड फॉर सैंपल के लिए भाई हमने कंप्यूट कर रखा है। ये बोलता है कि सैंपल मीन को किससे दिखाते हैं हम, X बार से, ठीक है,
और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो जब सैम्पलिंग हम लेते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज़ें इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कुछ टर्म्स का, जैसे कि सी हो गया सैम्पल साइज, सैम्पल साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर, जो पैरामीटर होते हैं ये प्रिडिक्ट करते हैं फ्रॉम सैम्पल, जो हमने प्रिडिक्ट कर रखा सैम्पल से उसमें, तो इसमें पॉपुलेशन मीन हो गया, उसके लिए म्यू का इस्तेमाल होगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो गया तो उसके लिए सिम्बा इस्तेमाल होगा। पॉपुलेशन साइज़ के लिए एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रिडिक्टिव फ्रॉम सैम्पल पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब यार एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, ठीक है, वो बोलता है कि एनालिसिस या फिर एनालिटिक्स में डाटा सेट कैसे होगा, ठीक है। एनालिसिस या एनालिटिक्स कैसे होगा डाटा साइंस के अंदर। तो यार 3 क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछता है। 3 क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बोलता है कि भाई मुझे बताओ कि क्या होगा, क्यों होगा और फ्यूचर में क्या होगा। मतलब अब यार इसको रियल पर्सपेक्टिव में समझें तो यार डाटा साइंस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लास्ट में हम उसको ऑटोमेट करके, दूसरा अपना एसईओ या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको एक एल्गोरिथम में डाल सकें ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले, हमें एक पर्सपेक्टिव रिजल्ट मिले या फिर एक कैलकुलेटिव रिजल्ट मिले या फिर एक प्रोबेबिलिटी रिजल्ट मिले कि क्या होने वाला है, किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो डाटा साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। अब मेन ऑब्जेक्टिव में एनालिसिस और एनालिटिक्स उसको कैसे हेल्प करेगा। एनालिसिस और एनालिटिक्स की मदद से हम प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन वाला पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। तो प्रेडिक्शन वाला पार्ट हम एनालिसिस और एनालिटिक्स की मदद करेंगे। तो यार ये किसका पार्ट होता है, ये प्रेडिक्शन का पार्ट आ जाता है, एनालिसिस और एनालिटिक्स, ठीक है। तो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है यार, ये बोलता है कि व्हाट हैपन इन पास्ट, पीछे क्या हुआ था मुझे ये बताओ, और समराइज़ करता है जो भी हिस्टोरिकल डाटा होता है। दूसरा ये क्रिएट करता है विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड, रिपोर्ट जनरेशन, सब आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करता है, ठीक है। और बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए पूरा, अब ऐसा नहीं कि रैंडम जो कोई नॉर्मल पर्सन उसके लिए भी सपोज करेगा, नहीं, नॉट जो एक बिज़नेस के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है, और डैशबोर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट जनरेशन, सब कुछ हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी शैम्पू इन ईयर्स 2020, तो 2020 में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये कौन कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की मदद से, ठीक है। तो एनालिसिस क्या खेल था हमने समझ लिया, हमने देखा सैम्पलिंग का क्या खेल था। अब देखते हैं हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। ये एनालिसिस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यार प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये बताता है फ्यूचर में क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि व्हाट हैपन इन पास्ट, ये पास्ट का पूछेगा। प्रेडिक्टिव में क्या पूछेगा, फ्यूचर में क्या हुआ। प्रिस्क्रिप्टिव में पूछेगा कि भाई मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए ताकि मैं अपना जो रिजल्ट है अचीव कर सकूँ। अगर पास्ट में ये हो रहा है, फ्यूचर में ये हो रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ, ये बोलता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या बोलता है, फोरकास्ट करता है, फोरकास्टिंग की मदद करता है, ये बोलता है प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर की इवेंट्स को, ठीक है। एल्गो लगाएंगे, इसकी बेस थ्योरम है इसमें लगाएंगे, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, डीप लर्निंग हो गया, सब यहाँ पर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का पार्ट है। तो इसमें इसके अंदर सब कुछ एल्गोज आ जाएंगी, जो मशीन लर्निंग की और एआई की और डीप लर्निंग की जो एल्गोज होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब आता है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए सेल्स क्या होगी एबीसी शैम्पू की 2023 में या 2025 में या 2030 में या 2060 में। इस तरीके से हम उसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है वो देखते हैं। व्हाट एक्शन टू बी टेकन टू अचीव प्रेडिक्टिव रिजल्ट, क्या एक्शन हमको लेने चाहिए ताकि हम जो प्रेडिक्टिव रिजल्ट है वो पा लें। प्रेडिक्टिव में जो एनालिसिस का रिजल्ट आया, ठीक है, उसको अचीव कैसे करें। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो ऊपर प्रेडिक्टिव में रिजल्ट आया, हमने बोला कि भाई फ्यूचर में हमको इतनी ग्रोथ मिलेगी, कितनी 60% ग्रोथ मिलेगी। अब इस 60% को अचीव करने के लिए मैं अभी क्या एक्शन लूँ, ये बोलता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। वो बोलता है कि अभी मैं क्या एक्शन लूँ, वट शुड आई डू नाउ, ओके, सो टू अचीव वट प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज़ बीन डिस्प्लेड, ओके। तो जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसने जो डिस्प्लेस किया उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्शन प्लस पॉसिबल रिजल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो प्रेडिक्टिव करती है और प्रिस्क्रिप्टिव करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए वो प्रेडिक्ट करती है कि अभी फ्यूचर में आगे से कार आने वाली है, ठीक है, वो रुकेगी, वो उसको वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को सोच के चलती है, और अभी मैं क्या करूँ अगर वो रुकेगी, तो उसको उस दोनों को मिला के चलती है, और पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था वो नहीं देखती है। याद रखना, सेल्फ ड्राइविंग कार पास्ट की चीज़ें नहीं देखती हैं, वो फ्यूचर में क्या होगा और अभी क्या चल रहा है, अब फ्यूचर के हिसाब से मेरी क्या एक्शन होने चाहिए उसके हिसाब से चलती है। तो ये दोनों प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव दोनों चीज़ का इस्तेमाल
करती है। तो यार आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे अपने पार्ट 4 वीडियो में। वहाँ वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। वहाँ पर हम दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। दूसरे टॉपिक जैसे कि क्या हो गया, कॉमन जो इसका कंसेप्शन है डाटा एनालिसिस में क्या है, और सिम्पसन पैराडॉक्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है डाटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो यार स्टे ट्यून टू चैनल। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ अगर को कुछ पूछना हो तो कमेंट में, अगर इस वीडियो के कमेंट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको और प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हमने MCNU के सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है। और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। दूसरी बात, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स सीखने हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है प्लेलिस्ट में, तो कमेंट करो ना। कमेंट में आपको जो वीडियो चाहिए, जो आपको टॉपिक चाहिए वो लिखिए, ठीक है। और यार आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो में। धन्यवाद। तो यार अब हम पढ़ने वाले हैं डाटा साइंस का पार्ट 5, ठीक है। तो यार क्या कॉमन मिसकंसेप्शन है डाटा एनालिसिस में। अब हमारा डाटा साइंस में डाटा एनालिसिस होती है, ठीक है। तो कुछ कॉमन जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। तो यार पहले तो है कि कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। कोरिलेशन मतलब कॉजेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर मान लो हमने कहा कि ए इतने घंटे पढ़ाई करता था और स्कूल में इतने दिन स्कूल मान लो 10 दिन पढ़ाई करता था और 10 दिन स्कूल गया, ठीक है। और हमने कह दिया कि यार 10 दिन वो स्कूल गया, उसकी वजह से उसके इतने मार्क्स आए। तो ये गलत एक पर्सपेक्टिव होगा या फिर गलत एक कहना होगा, क्योंकि सिर्फ उसकी अटेंडेंस ही मैटर नहीं करती, उसकी स्टडी मैटर करती है। सिर्फ उसकी स्टडी मैटर नहीं करती, सिर्फ उसकी अटेंडेंस ही मैटर करती है। तो एक चीज़ के होने के, ठीक है, किसी चीज़ का होना वो डिपेंड एक चीज़ पर नहीं करता, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यही बोलता है आपका कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन, ठीक है। अगर कोई चीज़ जुड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही उस चीज़ में इफ़ेक्ट कर रही है, फिर उसी चीज़ की वजह से उसमें कोई बदलाव आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है हमने कि मीन्स M मार्क्स हैं और मतलब अटेंडेंस है स्कूल में, और स्टडी मतलब हाउ मच वो स्टडी करता है। तो केस 1 के हिसाब से देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड अटेंडेंस, बट इट्स नॉट मीन दैट हायर अटेंडेंस मीन्स हायर मार्क्स। तो अगर हम कहें कि यार अटेंडेंस में और मार्क्स में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आपकी हायर अटेंडेंस है तो आपके मार्क्स भी हायर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नहीं, ये नहीं कि आप 100 दिन स्कूल गए लेकिन आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अगर 100 दिन मार्क्स के तो आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्टडी पे डिपेंड करता है, वो आपके कितना फोकस हो उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कूल गया ही नहीं या 10 ही दिन स्कूल गया 100 में से, ठीक है, लेकिन उसके फुल मार्क्स आए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती हैं और बहुत अच्छी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला मिसकंसेप्शन हो गया डाटा एनालिसिस का, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है। या दूसरा आता है आपका सिम्पसन पैराडॉक्स। फिर सिम्पसन पैराडॉक्स क्या बोलता है? वो कहता है कि यार जब तक डाटा होल में है तब तक उसका वो सेम लगता है, ठीक है। होल मतलब फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए स्कूल ए है, ठीक है। तो यहाँ पर यार स्कूल ए ने 98% मार्क्स एवरेज स्कोर किए हैं, ठीक है। स्कूल बी ने 99% मार्क्स स्कोर किए हैं और वो ग्रेटर है, ठीक है। ग्रेटर है बिल्कुल है, क्योंकि ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि जैसे हम इसको बांटते हैं, बांटना मतलब अगर स्कूल ए को हम फीमेल प्लस मेल में अगर हम बांटते हैं, और स्कूल बी को भी अगर हम फीमेल प्लस मेल में बांटते हैं, और हम खाली फीमेल को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर देखते हैं स्कूल बी की फ़ीमेल और स्कूल ए की और स्कूल बी की फ़ीमेल देखते हैं, तो स्कूल ए की फ़ीमेल ने 99.99% स्कोर कर रखा है और स्कूल बी की फ़ीमेल ने 99 कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि स्कूल ए की फ़ीमेल ज़्यादा ग्रेटर है। तो वहाँ पर तो बी आया था, यहाँ पर ए आ गया। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से लगता है, अगर हम पूरा ग्रॉस देख के चलते हैं तो लगता है कि अरे नहीं 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 वो अच्छा है, लेकिन जैसे हम उसके डीप में जाते हैं, जैसे उनको बांटते हैं, डीप में जाते हैं चीज़ों के, तो हमें रियल डाटा पता चलता है कि नहीं 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 स्कूल ए ने बेटर परफॉर्म किया था गर्ल्स के मामले में स्कूल बी के मुकाबले। हो सकता है कि वहाँ बॉयज़ ने अच्छा परफॉर्म किया हो, ठीक है, गर्ल्स के मुकाबले। तो जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही बोलता है हमारा सिम्पसन पैराडॉक्स।
तीसरा होता है आपका डाटा ड्रेजिंग, ठीक है। यह एक एक्सटेंसिव एनालिसिस है, बहुत जो बड़े लार्ज डाटा सेट होता है उसका, ठीक है। अब यार एप्लीकेशन क्या है डाटा साइंस के, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन टू वेब सर्चिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने अगर आपने पहले हमारी पहले ही दूसरी तीसरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि यार सर्च एल्गोरिथम में बहुत सारी जो सर्चेज़ हैं, सर्च इंजन्स हैं, सर्च टर्म्स हैं, इंडेक्सिंग है, ठीक है, वो सब हमारा डाटा साइंस की मदद से होता है। अगर आपको पेज रैंक करना है, मतलब पेज को अपना अपना ऊपर बढ़ाना है, SEO जो आपने सुना होगा, ठीक है, जो लगाना होता है अपने पेज को ऊपर बढ़ाना होता है, पेज की रैंकिंग बढ़ानी होती है, वो सब हमारा डाटा साइंस की मदद से होता है। उसमें जो एल्गोरिथम होती है वही वहाँ फॉलो होती है, ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जो ट्यूमर्स में या फिर ऑर्गन्स में जो स्ट्रीमिंग चलती रहती है मॉनिटर में, ठीक है, जो उसके हार्ट रेट जो चलती रहती है, उसमें भी डाटा साइंस का बहुत बड़ा अहम योगदान है। क्योंकि क्या है कि वो लाइव प्रोजेक्शन भी नहीं करता है, कभी कभी वो एक प्रिडिक्टिव प्रोजेक्शन भी करता है, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि अगर वो लाइन हिल रही है तो एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है जो कि प्रीवियस वैल्यू होती है उसके मुकाबले, ठीक है। तभी वो लाइफ टाइम में स्ट्रीमिंग कर पाता है चीज़ों की, तो वहाँ पर भी हेल्प करता है। बाकी ऑर्गन्स में या ट्रॉमा जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। तो यार बहुत सारी चीज़ों में डाटा साइंस का एप्लीकेशन यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है डाटा साइंस की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, क्या होता है यार ये, मतलब पूरा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन तो आता है, ठीक है। तो यार देख लेते हैं। पहला जो इसकी मेन चीज़ है वो कि डाटा साइंस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज क्या है ये पूछता है, ठीक है। ये देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में आता है कि रिक्वायरमेंट क्या, पहले वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा में डाटा कलेक्शन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। तीसरे में इसकी डाटा को एनालाइज करते हैं, जो भी हमने डाटा प्रिपेयर किया। इसमें मॉडलिंग और टेस्टिंग होती है, जो भी हमने उसको एक कैटेगरी में रखना, उसको मॉडल करना, ठीक है, उसमें उसको ज़्यादा मॉडल्स उसमें रखना। और फिर यहाँ पर आता है हमारा मेन आखिरी मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड रिफाइनमेंट। उसको डिप्लॉय कर देना, जो भी हमने मॉडल बनाया, हमने जो अभी तक हमने सब कुछ काम किया, उसको डिप्लॉय कर देना और उसमें और रिफाइनमेंट करना, उसमें और सुधार लाना, ठीक है, उसमें और सुधार लाना। तो ये हमारा पूरा डाटा लाइफ साइकिल है। तो क्या है, पहला डाटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना, कलेक्शन करना, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस करना, डाटा की मॉडलिंग करना और टेस्टिंग करना, और पाँचवा है आपका इसको रिफाइनमेंट और डिप्लॉय कर देना, ख़त्म, इतना ही है, ठीक है। तो यार ये हमारा पार्ट 5 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी मतलब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और आपको अगर कोई भी MCA के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारी मिलेंगी। MC न्यूज़ जो भी न्यूज़ रिलेटेड वीडियो है वो सब मिल जाएंगी आपको। अगर सिनॉप्सिस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बस नाम सर्च करिए लेट्स लर्न विद अस एंड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि वीडियो थोड़ी लंबी थी, वीडियो थोड़ी स्पीड में बोली मैंने, तो यार स्पीड को आप हल्की कर सकते हो, प्लीज़ यार कमेंट में मत लिखना, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो मिलते हैं आपको पार्ट 6 में। धन्यवाद, थैंक यू।